जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ग्रुप मेंबरान आप लोग कैसे हैं? खैर वाफियत से हैं? आपका दोस्त, आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाज़िर खिदमत है। मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। आ, आप लोगों को इल्म है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था कि साउथ कोरिया के अंदर कितने वीज़ाज़ की इकसाम हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने लोग वहाँ पे जो हैं पाकिस्तानी उन कैटेगरीज़ पे मौजूद हैं। लेकिन फिर यूँ हुआ कि चूँकि दरमियान में इजरा का जो शेड्यूल था वो शुरू हो गया, तो फिर हमें वो दरमियान में सिलसिला जो है वो रोकना पड़ा। तो अभी हमने जो है इससे पहले डी कैटेगरी तक जितने भी थे वो एग्ज़ाम वो हमने डिस्कस कर ली थी और वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ की हद तक तो ये बात कि आप लोग सारे जो हैं वो E9 वीज़ा से ही रिलेटेड हैं। लेकिन जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे होते हैं या जहाँ पे आपने जाना होता है या जहाँ पे जाने का प्लान कर रहे होते हैं, तो वहाँ की जितनी भी वहाँ के उस मुल्क से मुताल्लिक जो हैं वो मालूमात होती हैं, वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है, वो आपके इल्म में ज़रूर होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो है वो मतलब डी कैटेगरी पे नहीं जाना तो आप कहें यार मुझे तो इससे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन हमेशा ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा फ़ायदा देती है और उसको आपको जो है वो अज़बर होनी चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी मुल्क में जाएँ, वहाँ के रूल रेगुलेशन के हवाले से, आपको वीज़ा की कैटेगरीज़ के हवाले से ज़रूर इल्म होना चाहिए। फिर बात लंबी हो जाती है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ ही रहते हैं। तो अभी हमने डी तक जो है वो तमाम कैटेगरी जो है उसको हमने वो डिस्कस कर लिया हुआ है, तो अभी आज जो है वो ई कैटेगरी का नंबर है। सबसे पहले आता है E1 कैटेगरी। तो E1 कैटेगरी जो है ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं प्रोफेसर्स ये उनको इशू किया जाता है ये वीज़ा और इस ये मतलब जो टीचर्स होते हैं प्रोफेसर्स ये उनके लिए होता है और अब तक साउथ कोरिया के अंदर जो है वो 58 जो हैं वो मेल पाकिस्तानी प्रोफेसर्स मौजूद हैं E1 कैटेगरी पे और इसके अंदर जो है वो 9 खवातीन प्रोफेसर जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसके बाद आ जाता है E2 कैटेगरीज। E2 कैटेगरी जो है ये भी प्रोफेसर्स के लिए ही है, बट ओनली फॉर इंग्लिश टीचर्स या इंग्लिश इंग्लिश प्रोफेसर जो हैं ये उनके लिए वीज़ा होता है ये और उन उस्तादों को जारी किया जाता है और अब तक जो है इसमें सिर्फ एक ही पाकिस्तानी मेल जो प्रोफेसर है वो वहाँ पे है। ये ख्याल रहे यहाँ पे कि E1 जो है वो तमाम प्रोफेसर्स के लिए होता है, बट E2 जो है वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए जो है वो वीज़ा जारी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है E3 वीज़ा। E3 वीज़ा जो है ये रिसर्चर्स को दिया जाता है, जो लोग रिसर्च करते हैं। ये वीज़ा जो है वो ये कोरियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बगैर सिटीज़नशिप के बगैर शहरियत के ये जारी करती हैं और इसके अंदर जो है जब ये वीज़ा इशू करती हैं तो उन लोगों को जिनको ये इशू किया जाता है उन्हें माहाना सैलरी भी जो है वो दी जाती है और अब तक जो है इसके अंदर 219 जो हैं वो पाकिस्तानी मर्द हैं उसके अंदर और 44 जो हैं वो इसके अंदर खवातीन हैं जो कि कोरिया साउथ कोरिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वीज़े के ऊपर E3 के ऊपर वो काम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है E4 वीज़ा। E4 वीज़ा जो है ये इंस्ट्रक्टर्स को दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स इन द सेंस ऑफ टेक्निकल इंस्ट्रक्टर्स। तो ये टेक्निकल जो असातिज़ा होते हैं ये उनको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंजीनियर हज़रात हैं, वो सारे उसमें उसी कैटेगरी में आते हैं, डिफरेंट टाइप के जो इंजीनियर्स होंगे। और इसमें अभी तक मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी कोई खातून जो है वो इस वीज़े के ऊपर साउथ कोरिया के अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद आ जाता है E5 वीज़ा। E5 वीज़ा जो है ये प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। प्रोफेशनल इन द सेंस ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट और लॉयर्स जो होते हैं, ये उनको जारी किया जाता है और इनके पास बैनुल अक़वामी जो है इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी होता है ताकि इन्हें वहाँ पे काम करने की इजाज़त हो। तो उसके बाद आ जाता है E6 वीज़ा। E6 वीज़ा जो है ये आर्टिस्ट लोगों को दिया जाता है या एथलीट आर्टिस्ट या एथलीट इसके अंदर जो लफ्ज़ यूज़ होता है आर्टिस्ट या एथलीट लोगों को ये दिया जाता है कि ये वो काम आर्टिस्ट जो है वहाँ पे जो अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ से इनकम हो रही है अगर इफ दे अर्निंग समथिंग तो देन ये उन लोगों को जो है ये इशू किया जाता है। तो इसमें आर्टिस्ट में कौन आ जाता है? यूट्यूबर्स आ जाते हैं, म्यूजिशियंस आ जाते हैं, इसमें एक्टर आ जाते हैं, डांसर आ जाते हैं। तो ये लोग तो ज़्यादा दुबई में जाते हैं, साउथ कोरिया में क्या करना है इन्होंने जाके दुबई में ज़्यादा इनकम है इससे। लेकिन बात कैटेगरी की है। तो इसमें भी अभी तक जो है
मतलब किसी खातून को ये वीज़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक मर्द के पास ये वीज़ा है, E6 कैटेगरी जो है। उसके बाद आ जाता है E7 जो है, वो वीज़ा की कैटेगरी आ जाती है, और ये है फॉरेन नेशनल जो होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। E7 वीज़ा आप लोगों, आधे से ज़्यादा लोग तो आप लोगों के नॉलेज में होगा कि E7 वीज़ा क्या है। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल वर्कर्स जो होते हैं उनको दिया जाता है, और इसकी भी आगे जो है वो सब कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसकी सबसे पहले जो E7 की जो सब कैटेगरी है वो है E7-1। तो E7-1 जो है ये प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। प्रोफेशनल मीन्स जो के स्किल्ड लोग होते हैं, मतलब प्रोफेशनल वो कि जो स्किल्ड लोग हों। फॉर एग्जांपल कि कोई अकाउंट मैनेजर है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, तो ये उन लोगों को ये दिया जाता है। और इस कैटेगरी में जो है अभी तक जो है इसकी आगे जो है वो E7 1 2 4 5 इसकी कैटेगरीज हैं आगे। ठीक हो गया। तो ये सब पढ़े लिखे लोगों का जो है वो है E7-1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है पहले प्रोफेशनल आ जाते हैं, उसके बाद फिर सेमी प्रोफेशनल आ जाते हैं, फिर स्किल आ जाते हैं। E7 कैटेगरीज के जो लोग होते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है E7-1, तो आ गया उनका कि जो मैनेजरियल लेवल के लोग हैं। फिर E7-2 आ गया। तो ये वीज़ा जो है ये थोड़ा सा उससे निचले लेवल का है। ये क्लरिकल लेवल के जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि होटल रिसेप्शनिस्ट हो गया, कोई कस्टमर काउंसलिंग के लिए हो गया, कोई मतलब जो है वो शेफ हो गया, कोई लोग जो हैं वहाँ पे उनके कैसीनो के ऊपर जो क्लर्क खड़े होते हैं। तो ये E7-2 वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है E7-3 वीज़ा। तो E7-3 वीज़ा जो है ये वो हमारा वीज़ा है, कि वो वीज़ा जिसके ऊपर के वेल्डर हजरात जो हैं जाते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर और स्लाटर हाउस के अंदर वो ज़िबा करने वाले जो लोग होते हैं, ये मुस्लिम हलाल स्लाटर हाउस के अंदर ये वीज़ा जो है वो उन लोगों को दिया जाता है। और मतलब ये बदकिस्मती से एक यहाँ पे मुझे याद आ गया, अर्ज करता चलूँ कि हमारे यहाँ जो वेल्डर्स के जो वीज़े आए थे वो E7 के वीज़े आए थे। लेकिन हमारी हुकूमतों की नाअहली की वजह से वो बेचारे भी जो लोग थे, वेल्डर जो थे, वो E9 के ऊपर यहाँ से ट्रैवल करके गए। सैलरी का भी फ़र्क आ जाता है E9 और E7 का, और उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ों का बेचारे E9 के बाद फिर दोबारा से कोशिश करके 5 साल के बाद फिर जो है वो E7 पे ट्रांसफ़र होते हैं। E7 वीज़े आए वहाँ से कोरिया से वेल्डर्स के, और वो बेचारे E9 पे यहाँ से ट्रैवल किए। बोलने वाला फिर कोई नहीं, आवाज़ उठाने वाला फिर कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है E7-4 वीज़ा। ये वीज़ा होता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़ा। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होता है कि जो लोग E9 पे वहां पे काम कर रहे हैं, वो फिर उनके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की कैलकुलेशन के बाद उन E9 वीज़ा को जो लोग वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं वो फिर E7 पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसको E7-4 जो है वीज़ा कहा जाता है। उसमें यही मैन्युफैक्चरिंग वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, एग्रीकल्चर, फिशरीज वाले यही लोग होते हैं। इसके बाद फिर पांचवी किस्म जो है इसकी वो है E7S, E7 स्पेशल वीज़ा। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी बहुत अच्छी सैलरी वहाँ पे होती है, E9 वगैरह पे वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं E7S के अंदर। तो अभी तक जो है वो E7 की जो वीज़ा के जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो 776 जो हैं वो मर्द हजरात हैं, और उसके बाद खवातीन जो हैं वो 15 खवातीन जो हैं, वो पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, ये साउथ कोरिया के अंदर मौजूद हैं E7 वीज़ा की कैटेगरीज के ऊपर। इसके बाद आ जाता है E8 सीजनल वर्कर जो हैं या पार्ट टाइम वर्कर। तो ये कोरियन गवर्नमेंट जो है ये 3 माह से लेकर 8 माह तक जो है ये इशू करती है लोगों को, ताकि वो जो है अपना पार्ट टाइम वहाँ पे काम कर सकें, या अगर किसी कंपनी का जो है वो उसका सीजन है काम का, तो वो बंदे को किसी को हायर करती है, तो 8 माह का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो वीज़ा है ये उन लोगों को जारी किया जाता है, और इसके ऊपर अभी तक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है। इसके बाद आता है E9 वीज़ा, आपका सबसे फेवरेट वीज़ा E9 वीज़ा। आप तमाम लोगों को पता है कि ये नॉन प्रोफेशनल लोगों को दिया जाता है। इसके बारे में तो आप लोगों के पास बेशुमार मुझसे ज़्यादा मालूमात होगी, तो उसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो फिर व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी तक जो है इसके ऊपर तकरीबन 4500 लोग जो हैं वो वहाँ पे E9 के जो हैं हमारे वो पाकिस्तानी मौजूद हैं। इसके ऊपर तो 2-3 ऑलरेडी व्लॉग्स के अंदर डिस्कशन भी हो चुकी है। तो ये वही उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फिशरीज कैटेगरी के लोगों को जो है वो अलॉट किया जाता है, तो इसलिए अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। इसके बाद फिर आखिरी कैटेगरी है E10 की।
तो E10 जो है ये समंदर के अंदर जो मतलब जहाज होता है, जो बहरी जहाज होता है, उसके अंदर जो क्रू होता है, तो उसको ये जारी किया जाता है। और इस कैटेगरी के अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तानी जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि E9, E10 और H2 की ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि E7 के अंदर तब्दील हो जाती हैं, अगर आप वहाँ पे 5 साल तक जो है वो काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में व्लॉग बहुत लंबा हो गया और आज की सारी जो है हमने वो ई कैटेगरीज जो है वो सारी वो डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली कैटेगरीज में अगले व्लॉग में। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।